नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह कुशवाहा एक बार फिर से आपसे का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग मध्य प्रदेश के ज़िले पढ़ रहे हैं और हमारा जो पिछला वीडियो था वो सतना ज़िले पे था। तो रीवा संभाग में ही सतना ज़िला आता है, रीवा संभाग में रीवा ज़िला आता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रीवा ज़िले के ऊपर है। तो देखते हैं कि रीवा ज़िले के क्या खासियत है, क्या इतिहास है, क्या जोग्राफी है उसकी। तो रीवा को सिटी ऑफ वाइट टाइगर्स भी कहते हैं। भारत का पहले सफ़ेद जो बाघ था वो यहीं मिला था। उससे यह कहानी वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो रीवा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जो कि रीवा संभाग में आता है और रीवा संभाग का मुख्यालय भी रीवा में ही स्थित है। रीवा संभाग जो है, रीवा डिवीज़न, इसमें 4 ज़िले आते हैं: सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। रीवा जैसे कि लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स कहा जाता है, सफ़ेद शेर या बाघ की धरती कहा जाता है इसे। और मध्य प्रदेश का इकलौता सैनिक स्कूल भी रीवा में स्थित है। इस मैप में आप देख सकते हैं रीवा की स्थिति मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ये है। ये जो मैप है ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है, उसमें जो रीवा संभाग है लाल कलर से। तो ये इस रीवा संभाग की ये लोकेशन है यहाँ पे। इसमें कुल 4 ज़िले आते हैं और रीवा रीवा संभाग का ही ज़िला है। इसकी डेमोग्राफी की बात कर ले तो 2011 का जो सेंसस है वो बताता है कि यहाँ पे की जो जनसंख्या है वो लगभग 23,65,106 थी और यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व था वो 375 था। रीवा का जो कुल क्षेत्रफल है वो 6,240 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब ये सतना से छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन सतना से ज़्यादा पॉपुलेशन है इसमें। यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता, वो 71% है। और यहाँ पे एक नगर निगम है और 11 नगर पालिका है। अब बात कर लेते हैं इसके ये जो ज़िले हैं इसमें कितनी तहसीलें हैं। तो कुल रीवा ज़िले में 11 तहसील हैं: गुड़, हनुमना, हुजूर, जवा, मनगवा, मऊगंज, नई गढ़ी, रायपुर, करचुलियान, सिमरिया, सिरमौर, त्योथर। इस मैप में आप इसको बखूबी देख सकते हैं इन तहसीलों को। जो रीवा जिला है वो सतना, सीधी और शहडोल से अपनी सीमा साझा करता है और एक तरफ से इसको उत्तर प्रदेश मिलता है। तो जवा त्योथर जो है, जवा त्योथर, सिमरिया और हनुमाना, ये जो 4 तहसील है यूपी से बॉर्डर लगाती हैं। अब बात करते हैं रीवा के इतिहास के बारे में। तो रीवा को रीवा नाम मिला है नर्मदा नदी के कारण। नर्मदा नदी का एक नाम रीवा भी है। और ये जो रीवा जगह थी, यहाँ पे पहले एक रीवा रियासत हुआ करती थी और रीवा रियासत का जो क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा था और उसके क्षेत्र में नर्मदा नदी बहा करती थी। आज तो वो इलाका अब इससे दूर हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि नर्मदा का जो उद्गम स्थल वो अनूपपुर में है और अनूपपुर रीवा जिले में पड़ता नहीं है। लेकिन इसको जो नाम मिला है नर्मदा नदी के दूसरे जो नाम है उस कारण इस शहर को रीवा नाम मिला, इस जिले को। अशोक के समय जो रीवा जो था वो मौर्य डायनेस्टी के अधीन था और जो ईस्ट वेस्ट गलियारा था अशोक के टाइम, जो कि अशोक की राजधानी, मौर्य वंश की जो राजधानी पाटलिपुत्र से महाराष्ट्र में एक जगह है प्रतिष्ठान, वहाँ जाने का जो रास्ता था उसके बीच में रीवा पड़ता था। बाद में जो कलचुरी वंश थे, जिनको हम चेदी वंश भी कहते हैं, हैहा वंश कहते हैं, उन लोगों ने इस इलाके पर राज किया और फिर कलचुरी वंश ने कालिंजर को जीता। और बाद में जब चंदेल राजा लोग आए तो उन्होंने कालिंजर से कलचुरी वंश को हराया। कुछ समय बाद जब सल्तनत काल आया तो रीवा में गुजरात के सोलंकी जो डायनेस्टी थी उसके जो राजा थे वो यहाँ पे आए और बाद में उनके एक राजा थे, उन्होंने कलचुरी वंश की रानी से शादी की और उनको फिर जो रीवा वो बांधवगढ़ था वो इनको मिला दहेज में। तो फिर बांधवगढ़ यहाँ की कैपिटल बनी, रीवा रियासत की, और बाद में फिर रीवा शिफ्ट हुई। ये सब देखेंगे भी आगे, सब देखने को मिलेगा, बी पेशेंट। तो 1950 में जो प्रोविंसेस और स्टेट्स ऑर्डर साइन हुए उसके बाद जो रीवा रियासत थी वो भारत में इसका विलय हो गया और बाद में हम देखें कि 1956 में रीवा जो है वो मध्य प्रदेश के अधीन आ गया। अब रीवा स्टेट की बात कर ले, रीवा रियासत की, तो ये 1790 में इस्टेब्लिश हुई थी और 1947 तक चली थी। वैसे तो इसका शुरुआती दौर 1192 में ही माना जाता है और लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर में रीवा रियासत थी और ये बघेलखंड जो एजेंसी थी उसके अधीन आती थी। अब बघेलखंड एजेंसी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए सतना का, उसमें बताया मैंने। बघेलखंड एजेंसी जो थी इसका मुख्यालय सतना था और इसके अधीन ही रीवा रियासत का क्षेत्र चल रहा था। तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी में ये इंदौर के बाद दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी और 1901 में लगभग इसकी जो वार्षिक इनकम थी वो 2.9 मिलियन
या आम भाषा में कहूँ तो 29 लाख रुपए थी 1901 में इसकी आमदनी। तो 1933 तक ये बघेलखंड एजेंसी के अधीन था, अंग्रेज़ों के समय की बात बता रहे हैं। उसके बाद फिर ये बघेलखंड एजेंसी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया और बाद में फिर ये सीधे इंदौर रेजिडेंसी के अंतर्गत आ गया। ये सब बातें बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा, ये सब फैक्ट बनेंगे एग्ज़ाम में, प्री मेंस में, कि अब जो व्यक्ति सोचे कि रीवा कहाँ, इंदौर कहाँ, और कैसे रीवा और इंदौर का कनेक्शन हो सकता है। लेकिन इंदौर जो रेजिडेंसी थी उसके क्षेत्र में काफ़ी सारे इलाका आ रहा था अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो बाद में 1933 के बाद जो रीवा रियासत थी वो सीधे कंट्रोल हो रही थी इंदौर रेजिडेंसी से। अगर आप लोग इंदौर के बारे में जानते हो तो इंदौर में एक एरिया रेजिडेंसी एरिया, यहाँ पे ये जो एरिया है रेजिडेंसी एरिया, यहाँ पे रेसिडेंट बहादुर साहब का बंगला था, यहाँ पे उनका निवास था, इसलिए इस एरिया को रेजिडेंसी एरिया कहते हैं। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसका जो मुख्यालय है वो भी इंदौर के रेजिडेंसी एरिया में ही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो गुजरात के सोलंकी क्लैन है, सोलंकी डायनेस्टी, उसके ही डिसेंडेंट थे ये लोग। और जब उधर सल्तनत काल का एक काल जब चल रहा था तो वहाँ का एक सेनापति तुगलक खान, उसने जब गुजरात में हाहाकार मचाया, वहाँ पे अटैक किया, तो वहाँ से बहुत लोग भाग के इधर आए। अकबर जो था वो एक रीवा रियासत के राजा थे, राजा रामचंद्र, उनके समकालीन था। जैसा कि आप सभी को पता है अकबर के पिता हुमायूं थे, हुमायूं को 1540 से लेकर 1555 का जो काल है, 15 साल का निर्वासन का काल था। इन्हें अपनी गद्दी छोड़ के इधर उधर भटकना पड़ा, और इस दौर में ही अकबर का जन्म होता है 1542 में। और अकबर कुछ समय अपने पिता के साथ ये जो रीवा रियासत थी यहाँ पे उन्होंने अपने निर्वासन का जीवन जिया। और तो राजा रामचंद्र के काफ़ी अच्छे मित्र हो गए थे अकबर, और बाद में जब अकबर बादशाह बनते हैं हिंदुस्तान के, तो राजा रामचंद्र जो है रीवा रियासत के, ये अपने अ, दरबार से दो रत्न यानी दो बहुमूल्य व्यक्ति अकबर को भेंट करते हैं। एक का नाम है तानसेन, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे, और तानसेन समारोह जो है ग्वालियर में मनाया जाता है। तानसेन की जो कब्र है वो भी ग्वालियर में है। और दूसरे हैं बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। ये दोनों रीवा रियासत के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, और फिर अकबर को ये गिफ्ट किया, मतलब एक तरह से सब भेंट की गई, क्योंकि अकबर और रामचंद्र समकालीन थे और एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। बाद में रामचंद्र के मरने के बाद जब उनके रामचंद्र का जो बेटा है उसका भी निधन हो जाता है, फिर एक 10 साल का बच्चा विक्रमादित्य को यहाँ पे गद्दी में बैठाया जाता है। और उसके बाद फिर अकबर जो रीवा रियासत है उसको अटैक करके 8 महीना लगता है अकबर को सब कुछ जीतने में, लेकिन वो फिर रीवा रियासत जो है वो सीधे अकबर के अधीन आ जाती है। तो रीवा देश का पहला ऐसा प्रिंसली स्टेट था जिसने हिंदी को अपनी नेशनल लैंग्वेज घोषित किया था। और ये किस राजा ने किया था? महाराजा गुलाब सिंह ने। और साथ में उन्होंने अपनी जनता को यह अधिकार दिया था कि अगर आप राजा के किसी भी निर्णय से खुश नहीं हैं तो आप उसके राजा से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंदर 1812 में रीवा आ गया, और ये कब तक रहा? 1940 तक। उसके बाद जब देश आज़ाद हो जाता है तो इसको विंध्य प्रदेश के रूप में इसको गठन कर देते हैं, और बाद में फिर विंध्य प्रदेश मर्ज हो जाता है आज के मध्य प्रदेश में। तो जो पहले विंध्य प्रदेश बना था 1940 से लेकर 1956 के बीच में, जो विंध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद क्या हुआ। ये सब इसमें लिखा ही हुआ है, वही जो मैं बता रहा था आपको, कि आज़ादी के बाद महाराजा जो रीवा के थे उन्होंने डोमिनियन ऑफ इंडिया के अधीन अपने आप को सुपुर्द कर दिया, मतलब जो लेटर ऑफ एक्सेशन है उसको साइन कर दिया। और उसके बाद बघेलखंड और बुंदेलखंड के जो क्षेत्र था उसको मिला के विंध्य प्रदेश बनाया गया, और बाद में विंध्य प्रदेश 1956 में मर्ज हो गया आज के वर्तमान मध्य प्रदेश में। 2007 में एक किताब लिखी गई रीवा के इतिहास पर जिसका नाम था बघेलखंड और द टाइगर्स लायर। ये लिखी है D.E. बेकर ने, और इसको छापा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किताब किस ज़िले या रियासत का इतिहास बताती है। अब ये जो रीवा रियासत के जो राजा हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसमें मैंने कहानी वैसे बताई दी आपको कि सोलंकी क्लान से थे इन लोग और गुजरात से थे। इन लोगों ने को बांधवगढ़ जो इलाका था वो इनको दहेज में मिला, बाद में इन लोगों ने अपनी रीवा राजधानी शिफ्ट की। तो 1950 में रीवा में नगर जिसे कहते हैं नगर पालिका का गठन हुआ, और 1981 में रीवा को नगर निगम का दर्जा मिला। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में जो रीवा है जिला, उसको चला कौन रहा, प्रशासन में कौन बैठा है। तो रीवा के जो वर्तमान कलेक्टर हैं ये डॉक्टर इलिया राजा है, IAS हैं, और जो SP हैं वो राकेश कुमार सिंह है। और रीवा जैसे मैंने बोला एक संभाग है, तो यहाँ पे कमिश्नर होता है।
तो यहाँ पे जो कमिश्नर हैं वो हैं डॉक्टर राजेश कुमार जैन। ये आप फिगर आप चेंज होते रहेंगे, क्योंकि ये सब तो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, इनका ट्रांसफ़र होता रहता है। चेक कर लेना बाद में, कोई बाद में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो। अब यहाँ की राजनीति या पॉलिटिकल सिनेरियो देख लेते हैं। तो विधानसभा 8 हैं यहाँ पे, 8 विधानसभा क्षेत्र है। हमने सतना के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे 7 विधानसभा क्षेत्र था। लोकसभा तो एक ही यहाँ पे। तो 8 विधानसभा क्षेत्र है। इनके नाम है सिरमौर, सिमरिया, त्योथर, मऊगंज, देवतालाब, मनगंवा, रीवा और गुड़। तो तहसील कुल 11 है, लेकिन विधानसभा 8 है। और जो रीवा विधानसभा है, रीवा विधानसभा से पिछले 4 बार से राजेंद्र शुक्ला यहाँ के विधायक है रीवा से, और ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इस बार जो सांसद चुने गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी, उनका नाम जनार्दन मिश्रा। तो राजेंद्र कुमार शुक्ल जो है वो मध्य प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, और ये भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जो रीवा की इकोनॉमी क्या है, रीवा का अर्थव्यवस्था कैसी है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था सतना वाले में कि सतना रीवा की जो बेल्ट है काफ़ी ज़्यादा रिच है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पे कोयला, लाइमस्टोन काफ़ी प्रचुर मात्रा में, इसलिए यहाँ पे आपको सीमेंट फैक्ट्रियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे कई सीमेंट फैक्ट्रियों के नाम लिखे हैं, जैसे जेपी जो ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री है वो रीवा में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी जो सीमेंट फैक्ट्री है प्रिज्म सीमेंट, जिसका पुराना नाम राशि सीमेंट है, ये है तो वैसे सतना ज़िले में, लेकिन रीवा के करीब है ये। और बिरला ग्रुप की कई कंपनियाँ रीवा में काम कर रही हैं। जो हमारा पंचायती राज विभाग है 2006 में देश के कुल 250 अति पिछड़े जिले चिन्हित किए, तो उसमें एक रीवा भी है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 750 मेगावाट क्षमता वाला एक सौर ऊर्जा संयंत्र समर्पित किया, जिसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट। और कोरोना पेंडेमिक के कारण इसका जो उद्घाटन है वो एक तरह से ऑनलाइन ही हुआ था, वर्चुअल हुआ था। और ये जो 750 मेगावाट का जो रीवा अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट है, इसमें 250 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगी हुई हैं, और इसमें जो भी बिजली का उत्पादन होगा उसमें 24% बिजली है दिल्ली मेट्रो खरीदेगा, और जो 76% बिजली है वो जो मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनी है उसको मिलेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी में। और क्लीन टेक्नोलॉजिकल फंड पाने वाला ये देश का पहला प्रोजेक्ट है। अब बात कर लेते हैं सफ़ेद शेर की। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि रीवा सफ़ेद शेर की धरती है। तो जो पहला सफ़ेद शेर दिखा वो जो रीवा रियासत के आखिरी राजा थे, राजा मार्तंड सिंह, उनको दिखा था। और उस वो असल में एक शेरनी थी, उसके 4 बच्चे के साथ इसको स्पॉट किया गया था बांधागुड़ के जंगलों में। बाद में उस शेरनी और 2 बच्चों को मार दिया गया था, और ये जो सफ़ेद बच्चा था कब था ये भाग निकला था। बाद में इसको पकड़ा गया, और फिर जो रीवा रियासत के जो राजा है मार्तंड सिंह, उनके महल में ये अपने जीवन पर्यंत ये रहा। इसका नाम मोहन था। और ये तस्वीर देख लीजिए आप मोहन की। और दुनिया भर में आज जो भी आप सफ़ेद शेर देख रहे हैं वो ये इसी मोहन के वंशज हैं। बाद में मोहन का जब बच्चा हुआ तो उसको उस टाइम के जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, उनको गिफ्ट कर दिया, एक तरह से लॉयल्टी दिखाने के लिए। क्योंकि हमने देखा कि 1812 से ही जो रीवा रियासत है वो अंग्रेज़ों के अधीन है। और हमने सतना वाली वीडियो में बताया था कि जब 1857 में क्रांति हुई थी, तो मंडला की क्रांति हो, चाहे जौलपुर की क्रांति हो, चाहे नागौर की क्रांति, उन सबको दबाने के लिए रीवा जो रियासत है उसने अपने सैनिकों को ब्रिटिशर्स को दिया था। एक तरह से ब्रिटिशर्स का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। अब यहाँ के भूगोल ज्योग्राफी के बारे में बात कर ले तो रीवा एक पठारी इलाका है, और जैसे हमने देखा कि इसकी उत्तर वाली जो सीमा यूपी से लगती है, और ये सीधी शहडोल सतना से भी अपनी सीमा साझा करता है। रीवा में आपको कैमूर पर्वतमालाएं मिलेंगी, और इसी कैमूर पर्वतमाला से जो तमस नदी है उसका उद्गम होता है तमस कुंड से। तो यहाँ पे आपको जो गंगा नदी, सोन नदी और टोन से तमस नदी का क्षेत्र आपको रीवा प्लेटू में मिलता है। रीवा शहर जो है उसके बीच से एक नदी गुजरती है, इसका नाम बिछिया है, बाद में तमस में मिल जाती है। रीवा जो ज़िला है यहाँ पे आपको कई सारे वाटरफॉल्स मिलेंगे, और जो एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, वो भी आपको यही मिलेगा। जो चचाई जलप्रपात है, चचाई वाटरफॉल है, वो बीहड़ नदी पे है। और बीहड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तमस नदी की या टोन्स नदी की। केवटी जलप्रपात जो है वो महाना नदी पे है, और महाना नदी किसकी सहायक नदी है? तमस नदी की। ओरडा जलप्रपात ओरडा नदी पे है, और ये बेला नदी की सहायक नदी है, और बाद में बेला जो है वो तमस में मिल जाती है।
तो ये बिल्कुल आप फैक्ट याद रखिएगा कि चचाई वाटरफॉल बीहड़ नदी पे है। बीहड़ किसकी सहायक नदी है? टमस की। केवटी किस नदी पे है? महाना नदी पे। महाना किस में मिल जाती है बाद में? टमस या टोन्स में। और ओड्डा जो है, ओड्डा भी फॉल जो है ओड्डा नदी पर, ओड्डा नदी मिल जाती है बेला नदी पर, और बेला नदी जो है वो बाद में मिलती है टमस नदी पे। और टमस नदी अल्टीमेटली मिलती है सिरसा में जाके यूपी में गंगा से। एक पूर्वा फॉल है, पूर्वा फॉल जो है वो टमस नदी पे है। सबकी मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ के जो महत्वपूर्ण मेले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो रीवा प्रसिद्ध है अपने एक मेले के लिए, उसका नाम है महामृत्युंजय जो पर्व है वो यहाँ मनाया जाता है, मेला मनाया जाता है। और ये आप जो मंदिर देख रहे हैं इसी मंदिर में मनाया जाता है। और बसंत पंचमी और शिवरात्रि में यहाँ पे मेला लगता है। कुछ और भी मंदिर है यहाँ पे, जैसे शिव मंदिर है सिमरिया में। बसावन मामा का मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है बसावन मामा का। ये पूर्वा जो अब जलप्रपात है उसके पास में ही मिलेगा आपको। अशगाबी मंदिर मिलेगा आपको। उसके बाद एक और यहाँ पे मेला लगता है, उसका नाम मलमास का मेला है। मलमास का जो मेला है ये मई के महीने में लगता है। और देव तालाब नाम की जगह पे ये मंदिर है। और ये माना जाता है कि इस मंदिर को स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया है। और विश्वकर्मा इस मंदिर की मानता है कि ये एक चट्टान से बना हुआ मंदिर है और एक ही रात में निर्मित हुआ है। तो ये है मलमास का मेला। अब यहाँ पे कुछ जो फेमस जगह है टूरिस्ट अट्रैक्शन वो देख लेते हैं। तो सबसे मेन है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ जो रीवा राजा थे उनकी जो समर कैपिटल हुआ करती थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी। और गोविंदगढ़ को मिनी वृंदावन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी जंगल है यहाँ पे। लगभग 2/3 जो क्षेत्र है वो जंगल से घिरा हुआ है, 1/3 क्षेत्र। और ये जो गोविंदगढ़ है वो सुंदरजा जो आम होते हैं उसके लिए काफ़ी फेमस है। साथ में यहाँ पे कई सारे और मंदिर मिलेंगे गोविंदगढ़ में आपको, जैसे चौंडी मंदिर, राम गोविंद का मंदिर, हनुमान का मंदिर, पंचमुखी मंदिर। ये जो आप महल देख रहे हैं ये गोविंदगढ़ का किला है। और इसके बगल में जो आप पानी देख रहे हैं कोई नदी नहीं है, ये तालाब है, गोविंदगढ़ का तालाब। तो ये जो किला है ये रीवा के राजा का समर फोर्ट था, मतलब गर्मी के मौसम में वो यहाँ पे आते थे। ये 1882 की तस्वीर है। अब रीवा के किला की बात कर लें जहाँ पे उनका मेन निवास था, ये रीवा का किला है ये। और ये आप म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया इसे। और यहाँ पर रीवा रियासत से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ आपको देखने में मिलेगी। चचाई जलप्रपात की बात हमने कर ही ली थी अभी कि ये बीहड़ नदी पे था और बीहड़ तमस में बनती है। और चचाई जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं चचाई वाटरफॉल की। अब तमस नदी के बारे में बात कर ले, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था तमस नदी जो है वो कैमूर जो रेंज है उसी में बहती है। और इसका शुरुआत होती है तमस कुंड से और ये सतना और रीवा ज़िले को सींचती है तमस नदी। और बाद में सिरसा में जाके ये उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है। बहुटी और पूर्वा फॉल्स के बारे में हमने बात कर ही ली है। तो ये सब कुछ जलप्रपात है यहाँ पे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पूर्वा फॉल की है और इसी के पास में बसावन मामा का मंदिर है। बघेल म्यूज़ियम की बात कर ले तो ये एक म्यूज़ियम है रीवा राजा का। और यहाँ पे आपको कई सारे रियासत से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी। हाल ही में यहाँ पे चोरी हो गई थी, बाद में जो भी सामान चोरी हुआ था वो वापस मिल गया था। ये तस्वीर आप देखिए बघेल म्यूज़ियम की। रानी तालाब की बात करें, रानी तालाब जो है वो रीवा के जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे स्थित है। और ये एक तरह का बड़ा तालाब है। और यहाँ पे बीच में आपको काली माता का मंदिर मिलेगा। देवर कोठर की बात कर ले तो देव कोठर एक तरह का कल्चरल साइट है। यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूप मिले हैं और माना जाता है कि अशोक के समय के हैं ये। और यहाँ पे मैंने बताया था कि अशोक के समय से रीवा अशोक के अंडर में थे। और जो दक्षिण पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठान के जाने का रास्ता है उसके बीच में रीवा पड़ता था। तो यहाँ देव कोठर में एक अभिलेख मिला, इंस्क्रिप्शन मिला है। उसमें जो पहली लाइन है, 6 लाइन का अभिलेख है, उसमें पहली लाइन में लॉर्ड जो बुद्ध हैं उनको, जो हमारे भगवान बुद्ध हैं उनके बारे में बात की गई है। और इसमें बताया गया है, इस पूरे अभिलेख में बताया गया है कि इसमें कोई आचार्य का नाम अंकित है। इनका नाम है धर्मदेव और उनके 3 शिष्यों का नाम अंकित है। उनका नाम है उत्तर मित्र, भद्र और उपासक। ये 3 शिष्य हैं और जो गुरु है उनका नाम धर्मदेव है। अब रीवा के पास में जगह है मुकुंदपुर। मुकुंदपुर गोविंदगढ़ के पास में ही है। और यहाँ पे देश की पहली वाइट टाइगर सफारी और जो बना है, ये तस्वीर है इसकी। यहाँ पे आप जाइए और आपको सफ़ेद शेर के दर्शन होंगे यहाँ पे। वैसे शेर कहना गलत होगा, वैसे तो ये सफ़ेद बाघ है, लेकिन जनरली इसको सफ़ेद शेर कहा दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट की बात कर ले कैसे आप रीवा पहुँचेंगे, तो रीवा रेल के माध्यम से कनेक्ट है सतना से। आप रीवा की कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन मेन लाइन में नहीं है। मेन लाइन पे सतना है, इसलिए हमने देखा था कि बकेलखंड जो एजेंसी बनी थी वो सतना में इस्टेब्लिश हुई थी।
रोड लिंक इसका काफ़ी अच्छा है, जो देश का नेशनल हाईवे 7 है, जो बनारस से कन्याकुमारी जा रहा है। अब तो इसका नाम नेशनल हाईवे 44 हो गया है। तो इसके बीच में रीवा पड़ता है। एयरपोर्ट की बात करें तो इसके पास कोई हवाई पट्टी नहीं है। सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो प्रयागराज, यानी पुराना नाम उसका इलाहाबाद था, वो है। अब कुछ फेमस लोगों की बात कर ले जो रीवा से बिलोंग करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि तानसेन और बीरबल जो कि राजा रामचंद्र के दरबार में थे, वो अकबर के दरबार में गए थे, वो रीवा से थे। जो रीवा रियासत के आखिरी महाराजा थे, महाराजा मार्तंड सिंह, ये एक्स रूरल रहे हैं रीवा रियासत के, और एमपी भी रहे हैं। और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने ही वाइट टाइगर को, मैंने बताया था, मोहन को इन्होंने पकड़ा था। महाराजा धीराज पुष्पराज सिंह यहाँ के थे। श्याम सिंह सिंह जो कि फेमस फ्रीडम फाइटर थे, वो रीवा से बिलोंग करते थे। ठाकुर अहमद सिंह, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे रीवा के। अवधेश प्रताप सिंह, ये जो विंध्य प्रदेश, मैंने बताया था कि 1957 से 1956 तक ये जो एरिया था, ये विंध्य प्रदेश का अधीन आता था और इसकी राजधानी रीवा थी। तो पहले सीएम थे विंध्य प्रदेश के अवधेश प्रताप सिंह। अलाउद्दीन खां, जो सिंह सितार वादक हैं स्वर्गीय, वो रीवा से बिलोंग करते थे। प्रतिभा सिंह बघेल एक सिंगर है। श्रीनिवास तिवारी, इनको रीवा का शफी शेर कहते हैं, और ये मध्य प्रदेश जो विधानसभा थी उसके स्पीकर भी रहे और मिनिस्टर भी रहे हैं। ईश्वर पांडे, ये भूतपूर्व खिलाड़ी रहे, क्रिकेट खिलाड़ी। और अभी हाल ही में अवनी चतुर्वेदी जो रीवा से हैं, और ये देश की पहली महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पायलट बनी है। तो दोस्तों, ये था रीवा का इतिहास, रीवा से जुड़ी हुई हर एक बात। मैंने कोशिश की कि हर कुछ बताऊं आपको रीवा के बारे में, और अगर कुछ छूट गया हो तो वो आप थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। लेकिन ये 17 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट हो गया था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रीवा के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।